हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और अभी हमारा चल रही है क्लास 8 चल रही है। क्लास 8 का चैप्टर है 4, जिसका नाम है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि क्या है, उद्योग नाम है। और सब्जेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है ज्योग्राफी। ठीक है, देखो अभी हमने क्या करा है कि जो क्लास हमारी जो 8 है उसका चैप्टर 4 की जो डिटेल वाली क्लास है वो हमने पहले ही आपकी ले ली है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर से बनने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिटेल जो क्लास हमारी होती है उसमें हम लोग क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों के लिए। उन्हें खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और एकदम फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो दोनों बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हमारी इन सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आज का जो हमारा जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे, बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर लार्जेस्ट इन द ग्रेट लेक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है। अब वो लेक हुरॉन है, लेक सुपीरियर है, लेक ईरी है या लेक मिचिगन है। अब देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेट लेक्स हैं क्या। ठीक है ना, ग्रेट लेक्स हैं क्या, तो उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर लगाना है। वैसे इसका जो इसका सही आंसर है वो है लेक सुपीरियर। अब देखो पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेट लेक्स हैं क्या। तो देखो ग्रेट जो लेक्स है ना वो 5 जो झील हैं उनका समूह है। और ये झील हमारी है कहाँ पर, तो ये झील है हमारी नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ये हमारी झील है। अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन आ गया, नॉर्थ अमेरिका है। ऊपर की तरफ हमारा है कनाडा और नीचे है हमारा यूएसए। ठीक है, अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर ये 5 लेक्स पड़ती हैं, 5 झीलें पड़ती हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक है लेक सुपीरियर। ठीक है, एक है लेक सुपीरियर, एक आती है लेक मिचिगन नाम की है, फिर एक आती है लेक हुरॉन नाम की है। ठीक है, एक है लेक हुरॉन हो गई, फिर एक हो गई लेक ईरी हो गई, ईरी करके हो गई, और फिर एक सबसे एंड में इधर की तरफ आती है लेक ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं, 5 झीलें हैं जो कि कहाँ पे पड़ती हैं, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती हैं। और जो टोटल यूएसए में जो पड़ती है, अमेरिका में जो पड़ती है वो है लेक मिचिगन। ठीक है, और बाकी जो है वो क्या करती हैं, इन दोनों ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी बाउंड्री बनाती हैं यानी कि सीमाएं बनाती हैं। इन दोनों देश की क्या बनाती हैं, सीमाएं बनाती हैं। और मिचिगन जो है वो कम्प्लीटली यूएसए के अंदर है। ठीक है, अब देखो अब हम इनके पूरे नाम लिख लेते हैं। तो नाम क्या है इनके, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। तो ये है लेक सुपीरियर है, फिर एक है लेक मिचिगन है। लेक मिचिगन मैंने क्या बताया भी आपको कि ये पूरी कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, फिर एक आती है लेक हुरॉन आती है, फिर एक आती है लेक ईरी और एक है ओंटारियो। इनकी स्पेलिंग देख लीजिए, ये सब देख लीजिए। और ये जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। और लेक सुपीरियर इनमें से सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी झील है। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो लेक सुपीरियर है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, लोकेशन पता चल गई होगी। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है ये भी पता चल गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले हम चैनल के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा जो चैनल है यहाँ पर हमने कई सारी सीरीज़ चला रखी हैं। तो एक है हमारी
GS MCQs की। यहाँ पर हम लोग 8 MCQs डिस्कस करते हैं और ये जो 8 MCQs हैं हम लोग करंट अफेयर्स में से लाते हैं। करंट अफेयर्स हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं से हम स्टैटिक पार्ट उठाते हैं और उनमें से ही MCQs बनाते हैं और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो करंट अफेयर के होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी पॉलिटी MCQs की। यहाँ पर हम लोग 10 MCQs डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आती है हमारी NCERT की। NCERT की हमारी 2 सीरीज़ चल रही है। एक है NCERT डिटेल, यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं। फुल चैप्टर के बाद जो इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं इन्हें हम लोग इस वाली सीरीज़ में डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी हमारी ये वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग क्लास नोट्स देते हैं बच्चों को, ये मैंने आपको पहले ही बताया है और बिल्कुल फ्री है। बाकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ़ीस चार्ज करते हैं, हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। फिर आती है हमारी ट्रिक्स की 5 MCQs की। यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQs को ट्रिक से पढ़ते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी रहती है कि 100% सही होएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर में कंपाइल करके लाते हैं और जो हमारा मई का जो महीना है उसके हमने 61 लाइनर में पूरे मंथली मैगज़ीन को कंपाइल करके दिया है। फिर आते हैं मेंस टॉपिक्स। यहाँ पर हम लोग मेंस के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन्हें ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक हमारी सीरीज़ चल रही है शॉर्ट वीडियोस की। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट जो कंसेप्ट्स हैं वो कम्प्लीटली तरीके से अच्छे से समझाते हैं। पूरा एक शॉर्ट टॉपिक आप एक ही वीडियो में अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या क्वेश्चन है कि वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज है, इस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे उद्योग जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित जो उद्योग शामिल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि इन्हें हम क्या कहते हैं। क्या हम इन्हें मूनराइज इंडस्ट्री कहते हैं या सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं या फिर स्टार राइज इंडस्ट्रीज़ यानी स्टार राइज उद्योग कहा जाता है या फिर ड्रीम राइज इंडस्ट्री यानी ड्रीम राइज उद्योग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि इन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब देखिए सनराइज इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सनराइज इंडस्ट्री यानी कि सनराइज उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिलेटिवली न्यू होते हैं, यानी कि जो बाकी जो उद्योग चल रहे हैं पहले से उनसे नए हैं, है ना, जो नए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट अच्छा होता है, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं, ऐसा स्लो नहीं करते, ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर मैं इनके और दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं तो उसमें और आता है जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन हो गया या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, है ना, या हमारी स्पेस इंडस्ट्री, स्पेस टूरिज़म हो गया। आपको पता होगा स्पेस टूरिज़म के लिए कितनी ज़्यादा अभी वो है कि स्पेस टूरिज़म हमारे इंडिया में भी उसको बोला जा रहा है कि करेंगे। अमेरिका वाले पहले ही इसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस टूरिज़म। तो ये वही इंडस्ट्रीज़ हैं, नई सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं ये, ठीक है। अच्छा, और इसका अगला पॉइंट ये आता है, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है। और ये नए स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये नए स्टार्टअप्स होते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईटी इंडस्ट्री जो है वो पिछले दशक में, मतलब पिछले डिकेड में बहुत ही ज़्यादा, पिछले लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही फास्टली ग्रो करी है, ठीक है ना। तो फास्ट ग्रो करने वाली इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? सनराइज़ इंडस्ट्री। अगर हम इसके नाम से भी अंदाज़ा लगाएं कि सनराइज़ इंडस्ट्री यहाँ पर क्यों बोला गया है, तो वो इसलिए बोला गया है, ये आपको पता होगा, जो हमारा सूरज है, यानी कि उगता सूरज की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है ना। उगता सूरज क्या करता है? उगता सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है ना। तो वो क्या हुआ कि पहली बात तो एकदम नया नया सूरज उगा और बहुत ही फास्ट आया, ठीक है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे भविष्य के लिए, है ना। ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, इसलिए इसका नाम है सनराइज़ इंडस्ट्री, यानी कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नया है और बहुत ही फास्टली क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। साथ के साथ इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? यानी कि इनमें से जो उद्योग है, अगर हम एक उद्योग की लोकेशन को देखें, है ना, इंडस्ट्री की लोकेशन को देखें, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसे प्रभावित करते हैं? तो क्या वो मार्केट है यानी बाज़ार है, या फिर वो लैंड यानी भूमि है, या फिर वो वाटर यानी पानी है, या फिर ये सभी हैं? तो देखिए ये सभी आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। डिटेल में हमने इसको जब चैप्टर पढ़ाया तब बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था, इसके सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करे थे? सबसे पहली बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर कि आप अपनी इंडस्ट्री को खोल रहे हैं। कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है इंडस्ट्री को खोलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास एक लैंड यानी भूमि का टुकड़ा तो होना ही चाहिए जहाँ पर आप ये इंडस्ट्री को, उद्योग को खोलोगे, ठीक है। फिर आता है कि वाटर यानी कि जल की उपलब्धता होनी चाहिए। बहुत सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर कि जल होना अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़्यादा जल की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर एक आता है लेबर। लेबर को क्या कहते हैं? लेबर यानी कि श्रम, यानी कि सस्ता मजदूर हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हमें हमारी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर आता है एक पावर। पावर यानी कि शक्ति, यानी कि बिजली। अगर बिजली नहीं है, आपको पता होगा, तो फिर मशीनें नहीं चलेंगी, है ना। कई सारी चीज़ें हमारी बिजली पर ही निर्भर करती हैं, तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है यानी कि पूंजी। तो पूंजी क्या है? यानी कि पैसा। अगर पैसा नहीं है तो क्या आप सोच भी सकते हैं कि आप एक इंडस्ट्री खोलेंगे? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य चीज़ होगी देखा जाए तो, ठीक है। फिर एक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? यानी कि जैसे कि हमारे रोड्स हो गए, है ना, जो सड़कें हो गई, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, हाईवेज़ होने चाहिए, रेलवेज़ होनी चाहिए, है ना। ये सब होना चाहिए कि जो भी आपने अपना माल बनाया अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो वो इन्हीं रोड्स के थ्रू, इन्हीं रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। तो ये तो अनिवार्य है ना, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए क्या रखता है? इम्पॉर्टेंस रखता है एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए। फिर आता है हमारा मार्केट। कि मार्केट यानी कि बाज़ार का होना। अब आपने माल बना लिया है, आपका पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है ना, सामान बन चुका है, और जब तक बाज़ार नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता कि आपका माल बिकेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। और ये जो बाज़ार में, जो मार्केट में जब हम जाएंगे तो इन्हीं रोड्स के थ्रू जाएंगे, है ना, इन्हीं रोड्स के थ्रू अपने बाज़ारों में जाकर क्या बेचेंगे? अपना सामान को बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। तो इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सभी हो ना हो, लेकिन अगर इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य हैं, तो भी आपकी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जो है वो खुल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी चीज़ें एक जगह मिल जाए। अगर कुछ चीज़ें मिल गई हैं और वो आपकी फैक्ट्री खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, उनमें से कुछ है यहाँ पर, तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैलेगी फूलेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द
इंडस्ट्री। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्योग के संबंध में सही नहीं है। देखो यहाँ पूछा है नहीं है पूछा है, ठीक है, तो हमें गलत चीज़ ढूंढनी है। यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए सेकंड देखते हैं, देयर इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। थर्ड है देयर इज़ ए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये खनिजों के निष्करण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं कि इंडस्ट्री है, हमने पढ़ी है, यानी कि उद्योग की बात हो रही है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। उद्योग का होना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। ये उद्योग का होना क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है ना, हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो यही हमारा सही आंसर हुआ, क्योंकि हमें क्या पूछना है, क्या ढूंढना है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो गलत स्टेटमेंट हमारी पहले ही है और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जी हाँ, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर सामान जो है वो बनता है ना, वस्तुओं का उत्पादन होता है। वहाँ पर गुड्स यानी कि वस्तुओं का उत्पादन होता है। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा कि हम कोई भी इंडस्ट्री खोलें तो उसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन होगा ही होगा, है ना। तीसरा है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, अगर हम कोई भी इंडस्ट्री खोलें और उसमें खनिजों के निष्करण की बात हो, अगर खनिजों का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वो भी हमारा इंडस्ट्री में ही आता है ना। और प्लस जो हमारे प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज से सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी इंडस्ट्री में ही आती है। और सर्विसेज में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल पढ़ा था टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेके, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूरा होता है। यहाँ पर गलत पूछा था क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। तो पूरी इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, गुड्स है, मिनरल एक्सट्रैक्शन है और सर्विसेज है, ठीक है। चलिए, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इस चैप्टर का जो डिटेल वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑन December 3, 1984 इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर अकर्स इन भोपाल ड्यू टू लीकेज ऑफ। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक औद्योगिक विपदा किस रसायन के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। 3 दिसंबर को हुई थी, 1984 को हुई थी, है ना। और ये क्या थी, ये एक औद्योगिक विपदा थी, यानी कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था। ये क्या था, ये क्योंकि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, उसकी बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि किस रसायन के रिसाव के कारण हुई थी। तो कौन सा रसायन था, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट या इथाइल आइसोसाइनेट या फिनोल या फिर इथाइल आइसोप्रोपाइल। तो इसका सही आंसर है कि ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था, ठीक है। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ाया था आपको। ये एक इंडस्ट्री का एक्सीडेंट था, ठीक है ना। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, रात को हुआ था। और किसके रिसाव से हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था। ये क्या था, ये था टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, है ना। और इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड भी थी इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या थी, ये एक पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, आपको पता होगा यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री है, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, ठीक है। और यहाँ पर नुकसान क्या हुआ था कि यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। और उस टाइम पर बहुत ही सारे लोग, 3000 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 3000 से ज़्यादा लोगों की हुए थे। और जो लोग बच गए थे उनमें क्या हुआ था, आज भी उनके अंदर ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन पाया जाता है, उनका इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब है, ठीक है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, यानी कि जो पेट से जो संबंधित हैं, जो पाचन क्रिया वगैरह संबंधित हैं, वो आज भी उनके ख़राब है। उनके जो होने वाली जनरेशन्स हैं, जो होने वाले जो बच्चे हैं, उन सब में भी इन सब के अंश पाए जाते हैं इन सभी बीमारियों के, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, आज भी जब कभी भी 3 दिसंबर आता है तो उस टाइम पर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में इनमें बहुत चीज़ें जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग, डेयरी,
फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, ये किसके एग्जाम्पल हैं? खाद्य संसाधन, डेयरी उत्पादन, सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग उदाहरण है किस चीज़ के हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि वन आधारित उद्योग हैं, या फिर ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि समुद्र आधारित उद्योग हैं, या फिर ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज आधारित उद्योग हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ये एग्जाम्पल हैं। अब देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट यानी कि क्या हुआ? वनस्पति, ठीक है। किससे मिला? वनस्पति से। और एनिमल यानी कि जंतु से। तो ये सारे क्या हैं? देखो वनस्पति से मिलने वाले हैं। जो सूती वस्त्र हुआ वनस्पति से हो गया, चमड़ा हो गया एनिमल से, डेयरी वाला भी एनिमल से हो गया, ठीक है। और ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग माने क्या है? जो भी रॉ मटेरियल हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से मिला उसका हमने प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए, यानी कि कृषि पर आधारित हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, उद्योग हैं, उनका वर्गीकरण रॉ मटेरियल्स के ऊपर होता है, यानी कि कच्चे माल के ऊपर, प्लस किसके ऊपर होता है? साइज़ के ऊपर होता है, और एक होता है ओनरशिप के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर? ओनरशिप के ऊपर। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये रॉ मटेरियल वाला है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक था एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित, और दूसरा था मिनरल बेस्ड, ठीक है, मिनरल बेस्ड। फिर एक था मराइन बेस्ड और एक था फॉरेस्ट बेस्ड। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हैं वो सारे हमारे किसके हैं? एग्रो यानी कि कृषि आधारित उद्योग के हैं, है ना, क्योंकि कृषि में दो चीज़ें आती हैं, प्लांट और एनिमल। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? या तो प्लांट के हैं या फिर एनिमल के हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रीजन। देखो नहीं पूछा है, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो कौन सी गलत है? क्या मुंबई पुणे क्लस्टर है, या बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, या फिर छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या फिर है कोल्लम लक्षद्वीप बेल्ट? तो देखो इसमें जो गलत है वो है कोल्लम लक्षद्वीप बेल्ट, ऐसी कोई बेल्ट नहीं है, ठीक है। तो जो गलत हमारा हो गया ये, यानी सही आंसर हमारा यही हो गया, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था? हमें गलत ढूंढना था। अब देखिए हमने आपको ये पढ़ाया था जब चैप्टर पढ़ा था हमारा, कि यहाँ पर इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन है यानी कि जो हमारा भारत है उसके मेन औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, बताया था आपको, है ना। तो देखो अभी इसको यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। देखो रफली अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया? ये इंडिया हो गया, है ना। अब यहाँ पर 8 हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं, 8 हैं, ठीक है, 8 इंडस्ट्रियल रीजन हैं। कौन कौन से हैं? देखो एक तो हो गया मुंबई पुणे का, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया मुंबई पुणे का। फिर एक आता है बेंगलोर तमिलनाडु, ठीक है, 2 हो गए। फिर एक आता है हुगली रीजन का, तो ये 3 हो गए। फिर एक आता है अहमदाबाद का, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन का, है ना, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ये 4 हो गए। फिर एक आता है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, 5 हो गए। फिर एक आता है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, 6 हो गए। फिर एक आता है गुड़गांव दिल्ली, है ना, गुड़गांव दिल्ली मेरठ का, तो ये हो गए हमारे 7। और लास्ट में हमारा हो गया कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ये कोल्लम लक्षद्वीप बेल्ट नहीं है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम है। तो कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्ज़ाम्स में आता है, वनडे एग्ज़ाम्स में आता है, प्रीलिम एग्ज़ाम्स में आता है, और कई बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से हैं। तो ये ऐसे ही जो है कंफ्यूज करके नेम दे सकते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर है कोल्लम तिरुवनंतपुरम है, लक्षद्वीप नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु आकार के उद्योग से संबंधित नहीं है? पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये लघु आकार की बात करी गई है, यहाँ मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करी गई है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भी हमें क्या ढूंढना है? गलत स्टेटमेंट ही ढूंढनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स बाय द आर्टिसन। देखो तो सही लग रहा है कि लघु उद्योगों में क्या होता है कि यहाँ पर दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का ही निर्माण जो है वो हाथ से होता है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर दस्तकार लोग किससे काम करेंगे? अपने ही हाथों से काम करते हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यह है कि यहाँ पर यूज़ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, ये गलत है। स्मॉल स्केल में हाई टेक्नोलॉजी यानी कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है? नहीं, स्मॉल स्केल में उच्च स्तरीय का नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेसर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। बहुत ही कम लेवल पर कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है ना, इसका यूज़ यहाँ पर होता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट हो गया गलत। तो देखो अब तक हमें 2 ऑप्शन पढ़ते ही हमें आंसर मिल गया, ये हमारा आंसर है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इट्स एग्जाम्पल्स जो है बास्केट वीविंग है या फिर पोट्री है, यानी कि क्या इसके एग्जाम्पल टोकरी बुनाई है ना, टोकरी यहाँ बुनाई आएगा, टोकरी बुनाई है या मिट्टी के बर्तन हैं? जी हाँ, यही है, क्योंकि छोटे उद्योग जो होते हैं वहाँ पर टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, चटाई बनाना, माचिस बनाना, अगरबत्ती बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो कि हम अपने घरों में खोल सकते हैं, बहुत ही कम पूंजी के साथ खोल सकते हैं, मतलब बहुत ही कम निवेश के साथ, कम कैपिटल के साथ हम लोग खोल सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर लेसर कैपिटल होता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमने समझ लिया है, यानी कि कम पूंजी का निवेश जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये वही है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि यहाँ पर लघु उद्योग, जिसे कि हम लोग कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, है ना। कुटीर उद्योग मतलब कि अपनी कुटिया में जो समा जाए, हमारी कुटिया में हो जाए। जैसे कि क्या हो गया कि हमारी जो छोटी सी झोपड़ी है उसी के अंदर जो है वो हमारे उद्योग जो हैं वो खुल जाए, हमारे घर में, हमारे घर के लोग कर लें, घर की औरतें कर लें, ठीक है ना, कम पैसों में बना लें, कम पैसों में बना करके अपने सामान को बेच भी दें। तो अब औरतें खोलेंगी, घर के लोग खोलेंगे, तो कम पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर के लोग के पास बहुत ही कम पैसा होता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर वुमेन जो होती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत ही सस्ती उसमें मिल जाता है, ठीक है। और अपनी ही बस्ती में सब कुछ मिल जाता है कि पूरी कुटीर उद्योग जो है, अगर एक कुटीर उद्योग खुलता है तो दूसरा भी देख के खोल लेता है। और यहाँ पर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी खुल जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। महिलाएं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। चलिए, इस महिला सशस्त्रीकरण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे कुटीर उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्री विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ इज़ नोन एज। अब देखो, वह उद्योग क्या पूछा है जिसमें कि संचालन और स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या मूर्तिकारों, कारीगरों अथवा दोनों के द्वारा होता है। या सॉरी, यहाँ पे पूर्तिकार ही है, ठीक है, कारीगरों अथवा दोनों के द्वारा होता है। तो ये कौन सा है? कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र है, या जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि संयुक्त क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है इसका कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी क्षेत्र की बात हो रही है। आपको पता होगा कि हमने आपको ओनरशिप के बेसिस पर, ओनरशिप यानी स्वामित्व के बेसिस पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्री का वर्गीकरण करवाया था, है ना। तो उसी के अंदर क्या था, ये कौन कौन से टाइप थे, उसी के अंदर था प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, एक था पब्लिक सेक्टर हो गया, फिर एक था जॉइंट सेक्टर, फिर एक था कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। पूरे चैप्टर में अच्छे से सब पढ़ा रखा है ये। तो कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सा था?
कोऑपरेटिव सेक्टर यही है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको कौन ऑपरेट करता है। इसको ऑपरेट करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, और वर्कर्स होते हैं, वही इसको ऑपरेट करते हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई है, वो उद्योग है जिसके के अंदर संचालन और स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कारीगरों अथवा दोनों के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस करा था। एग्जाम्पल है इसका आनंद मिल्क। आनंद मिल आपको पता होगा गुजरात के अंदर है, और एक है सुधा डेयरी, सुधा डेयरी जो कि हमारे बिहार के अंदर है, ठीक है ना। और जो आनंद मिल्क है वो अब अमेरिका तक जा चुका है, ठीक है। कहाँ तक जा चुका है? अमेरिका तक में अपने आउटलेट्स खोल रहा है और अपने बिजनेस अमेरिका तक बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर जो भी दूध से निर्मित चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, जो ग्वाले हैं, उन सब का भी यहाँ पर भागीदारी होती है। तो ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री यानी कि सहकारी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे के सहयोग से हो रहे हैं और सहकारी क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम वी गेट एंड प्रोडक्ट एंड इनकम इज अर्नड। अब निम्नलिखित में से जो औद्योगिक तंत्र है, औद्योगिक तंत्र पढ़ाया था हमने, है ना, औद्योगिक तंत्र के किस भाग से अंतिम उत्पाद और आय अर्जित होती है? तो क्या ये इनपुट से होती है, प्रोसेसेस से होती है, या आउटपुट से होती है? ठीक है। अब देखो औद्योगिक तंत्र मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, आपको हमने पढ़ाई थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। इनपुट से मिलकर, प्रोसेसेस से मिलकर और आउटपुट से मिलकर, ठीक है। इनपुट को क्या बोलते हैं कि जब हमने अपनी इंडस्ट्री को लगाने में निवेश किया तो उस चीज़ को हमने क्या बोला? उस चीज़ को हमने बोला इनपुट। जी हाँ, हमने अपना इनपुट डाल दिया, यानी हमने अपना निवेश कर दिया। फिर आता है प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रम, ठीक है। प्रक्रम में हमने यहाँ पर कई प्रकार के क्रियाकलाप करे, ठीक है ना, बहुत सारे हमने हमें प्रोसेसेस करे। यहाँ पर उस प्रोडक्ट को हमने बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करे। और आउटपुट में हमें क्या मिला? आउटपुट यानी कि निर्गत, इसको हम बोलते हैं निर्गत। तो निर्गत में हमें क्या मिला? निर्गत में हमें अंतिम उत्पाद मिला, ठीक है ना, यानी कि एंड प्रोडक्ट मिला, कि एंड में हमारा बढ़िया सा प्रोडक्ट तैयार होके आ जाता है। और इसी एंड प्रोडक्ट से हमारी क्या होती है? हमारी इनकम होती है, यानी कि हमारी आय हो जाती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यही पूछा है कि हमें एंड प्रोडक्ट और इनकम कौन से पार्ट में होती है? तो ये आएगा आउटपुट में होती है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, ठीक है, तो यह आंसर हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जमशेदपुर स्टील एंड आयरन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमशेदपुर इस्पात और आयरन प्लांट के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर फिर से क्या पूछा है? गलत पूछा है। देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गेट सफिशिएंट वाटर सप्लाई फ्रॉम द सुवर्णरेखा एंड खरकाई रिवर, यानी कि खरकाई और सुवर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। तो देखिए चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो कोयला जो होता है क्या वो झारिया कोल फील्ड से मिलता है? जी हाँ, झारिया कोल फील्ड से ही मिलता है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट क्या ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है? जी हाँ, ये वहीं से मिलता है, जो हमारा जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट है वहीं से मिलता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से एक भी गलत नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। कोई भी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट नहीं है, सारे ही हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है। आपको पता होगा जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। तो वो कब खुली थी? वो खुली थी 1907 में खुली थी, हमारी आज़ादी से पहले खुली थी ये, ठीक है। सुवर्णरेखा और खरकई रिवर के कन्फ्लुएंस पर खुली थी, यानी कि जहाँ पे दोनों जो नदियाँ हैं उनके संगम पर ये खुली थी। तो उसकी शुरुआत 1907 में हुई थी, ठीक है ना।
ठीक है। और ये काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, दो नदियों के संगम के पास, है ना। और यहाँ पर क्या है, और इसका जो माल है जो तैयार होकर है, जमशेदपुर इंडस्ट्री का जो माल तैयार होकर कहाँ जाता है, तो वो जाता है, कौन सा बाज़ार है, तो वो है कोलकाता मार्केट। कोलकाता मार्केट इसके पास पड़ती है। तो यहाँ से इसे क्या होता है, एकदम सब कुछ सारी सुविधाएं इसके आसपास उपलब्ध हैं। तो ये इंडस्ट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिट्सबर्ग इज़ अ स्टील सिटी। पिट्सबर्ग एक स्टील सिटी है, कहाँ की है ये, पिट्सबर्ग एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। क्या ये यूएसए का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, सेकंड स्टेटमेंट यानी कि यूरोप का है, थर्ड है क्या ये ऑस्ट्रेलिया का है या फिर जापान का है, तो ये कहाँ का है, तो ये है यूएसए का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, ठीक है ना। अब इसकी भी अपनी लोकेशनल एडवांटेज है। लोकेशनल एडवांटेज मतलब जो इसकी जो जगह है, जिस जगह ये स्थापित है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसे क्या मिलती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि जो हमने बताया, रॉ मटेरियल आसपास से ही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या है, जो ग्रेट लेक जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था, वहाँ के रूट से शिपिंग होने के कारण बहुत ही सस्ते दामों पर क्या होती है, यहाँ पर माल की सप्लाई, कोयले का आना, ये सब जो है यहाँ पर परिवहन जो है ये बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है, ठीक है ना। और क्या हमने क्या डिस्कस करा था कि ओहियो, जैसे कि क्या है, ओहियो है, मोनोघेइया और एक है एलिघेनी, ये वाली रिवर्स होती हैं यहाँ पर, है ना। हमारे यहाँ पर तो सुवर्णरेखा नदियाँ हैं, ये वाली हमारे यहाँ पर सुवर्णरेखा और खरकई नदियाँ थी, और इनके यहाँ पर क्या है, इनके यहाँ पर है ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदियाँ, ये वाली नदियाँ हेल्प करती हैं इस वाली पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे अटेम्प्ट करके ज़रूर आइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर भी नॉट करेक्ट ही पूछा है। अब इसमें क्या पूछा है, कौन सा मिलान सही नहीं है। सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका और भिलाई वेस्ट बंगाल। अब देखो क्या ये जो सलेम है, देखो देखते आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। भिलाई वेस्ट बंगाल में नहीं है। भिलाई कहाँ पर है, भिलाई है हमारा छत्तीसगढ़ में, है ना। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया। अब देखो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ही एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के हैं। तो सलेम जो है वो तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना। सलेम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं कई बार और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। और विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और भद्रावती और विजयनगर कहाँ है, ये कर्नाटका में पड़ता है। तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हो गए, एक ही ऑप्शन हमारा गलत था, ये वाला, तो हमारा यही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन। उद्योगों का आकार निर्भर करता है ना। यहाँ पर उद्योगों के आकार की बात करी गई है कि साइज़ जो है, किसी भी इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो किस पर डिपेंड करता है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक इसमें आता है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, कि वहाँ पर नियोजित लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आएगा कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कम है या फिर ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम, ठीक है। और एक था यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, की पूंजी कितनी लगाई है, यानी कि निवेश कितना करा है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है कि नंबर पीपल एम्प्लॉयड, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये भी होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम है ज़्यादा है, ये भी होता है। तो सारी चीज़ें हो गई। इसी के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल है या फिर कैसी है, लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। ये
इन्हीं वाले फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जिसमें पीपल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी कि नियोजित लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, हज़ारों में काम कर रहे होंगे, तो वो इंडस्ट्री होगी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। पूंजी ज़्यादा होगी, पैसा लाखों करोड़ों में लगाया होगा ऐसी इंडस्ट्री को खोलने में, तो वो इंडस्ट्री क्या होगी, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री होती है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, पूंजी ज़्यादा लगती है इनमें, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या हुई, वो हो गई लार्ज स्केल। लेकिन अगर यही पूंजी बहुत ही कम पूंजी लगाई है, जो कि हमारे लघु उद्योगों में है, कुटीर उद्योगों में है, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो है ना, पूंजी के ही बेसिस पर हमने क्या देख लिया, कैपिटल के बेसिस पर, कि इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल है या फिर लार्ज है। और स्मॉल और लार्ज का होना ही क्या डिसाइड करता है, साइज़ को डिसाइड करता है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब वस्तुओं का उत्पादन अगर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वो बड़ी इंडस्ट्री ही होगी। लेकिन अगर जहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, और वहाँ पर लोग अपने हाथों से ही बना रहे हैं, हाथों से टोकरी बना रहे हैं, हाथों से चटाई बना रहे हैं, हाथों से अगरबत्ती बना रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही कम हो पाएगा पर डे। तो यहाँ पर भी हमने क्या देख लिया कि ऐसी वाली इंडस्ट्री होगी स्मॉल। तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर क्या देखा कि ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारी इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, ठीक है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा साइज़ के ऊपर। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, डाइंग एंड प्रिंटिंग इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सिस्टम आर कम्स अंडर। रंगाई, ये रंगाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे है रंगाई और छपाई सूती वस्त्र उद्योग में किस भाग में आते हैं। तो देखो रंगाई और छपाई की बात हो रही है यहाँ पर, ये आएगा रंगाई, ठीक है। इसको काट दीजिए यहाँ से। रंगाई और छपाई, सूती वस्त्र है तो वहाँ पर सूती वस्त्र पे रंगाई भी करी जाती है और छपाई भी करी जाती है। तो ये किस भाग में आते हैं, अभी आपको हमने क्या बताया कि कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम है ना, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि सूती वस्त्र का इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात हो रही है। अब इसमें भी तो तीन चीज़ें होंगी, एक होगा हमारा इनपुट, एक होगा हमारा प्रोसेसेस और एक होगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रंगाई और छपाई आता है ना, ये प्रोसेसेस वाले पार्ट में आता है, यानी कि इस पार्ट में आएगा, ठीक है ना। इनपुट में नहीं आएगा, ना ही आउटपुट में आएगा, ये प्रोसेसेस में, जहाँ पर कि हम लोग बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो ये वही क्रियाकलाप हैं, जैसे कि हमने क्या करा, रंगाई के अलावा हमने यहाँ पर गिनिंग यानी कि ओटाई कर दी, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर स्पिनिंग यानी कि बुनाई कर दी, कटाई कर दी, ठीक है, क्या कर दी, कटाई कर दी। फिर हमने क्या कर दी, वीविंग यानी कि बुनाई कर दी, अलग अलग तरीके की बुनाई भी होती है ना, वो वाला पार्ट हमने यहाँ पर कर दिया। फिर उन कपड़ों को हमने यहाँ पर क्या करा, डाइंग यानी कि कलर कर दिया, उन पर रंग चढ़ा दिए, या फिर उन कपड़ों पर हमने क्या करा, अलग अलग सुंदर सुंदर वहाँ पर प्रिंट कर दिए, यानी कि हमने कपड़ों पर क्या कर दिया, छपाई कर दी। तो ये सारे प्रोसेस हमने किस पार्ट में करे, ये हमने करे प्रोसेसेस वाले पार्ट में, ठीक है ना, प्रोसेस वाले पार्ट में। तो ये इसी का हिस्सा है, तो इसका यही आंसर है। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों से जिन्हें एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, उसके एमसीक्यूज़ करने हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उन्हें ये बताएं कि यहाँ पर फ्री में डिटेल वीडियोस हैं एनसीईआरटीज़ की और एमसीक्यूज़ की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।